नमस्कार सभी बच्चों को मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एस के सर में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने उत्तरी पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश और अरावली पर्वतमाला का अध्ययन कर लिया है। आज हमारे राजस्थान का जो तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके बारे में हमें बात करनी है। देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा नक्शे के अंदर देखते हैं हमारा कौन सा भौतिक प्रदेश हमें पढ़ना है, कहाँ कहाँ तक हमने इसका अध्ययन कर लिया है। ये हमारा राजस्थान का एक मैपिंग। देखो, सबसे पहले हमने जो पार्ट का अध्ययन किया था वो हमारा उत्तरी पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में कल के दिन में हमने जो अध्ययन किया है वो हमारा अरावली पर्वतमाला का रहा, अरावली पर्वतमाला। आज हमारा जो तीसरा पार्ट जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है, हमारा ये वाला भाग। ये जो हमारा भाग है जिसे हम कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका हमें अध्ययन करना है। इसके बाद में हमारे सामने एकमात्र भाग रहेगा, वो रहेगा राजस्थान का ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में हमें जो अध्ययन करना है, एक तो हमारा ये वाला हिस्सा पूर्वी मैदानी प्रदेश का, और थोड़ा सा हमारा ये वाला भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भाग जो है, 56 का मैदान जो पड़ता है यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का ही पार्ट तीसरे का ही हिस्सा है। तो हमें इसका आज के दिन में क्या करना है, अध्ययन करना है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। अब देखिए, अधिकतर बच्चे को यहाँ से ये भी पता चल रहा होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर राजस्थान के कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ से हमारा सवाई माधोपुर है, करौली है, इसके बाद में धौलपुर जिला है, भरतपुर जिला है, पास में यहाँ पर दौसा जिला है, जयपुर जिला है। ठीक है, ये जो हमारे जिले हैं, कुछ भाग हमारा इधर से अजमेर का आ जाएगा, टोंक जिले का कुछ भाग आ जाएगा, ये वाले जिले। फिर इधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का कुछ भाग इसके तहत आता है। तो ये हमारे जिले पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर है। हमें ध्यान दीजिएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो हमें अध्ययन करना है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैंने जब टॉपिक का स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था मैदानों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा होता है। मैदानी भागों का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, मैदानों का निर्माण हमेशा कौन करेगी, नदियां करेंगी। और नदियां हर वर्ष, जैसे कोई भी नदी है वो अगर हर वर्ष अपने साथ, देखो इस प्रकार से कोई नदी बहती हुई आ रही है, ये नदी अपने साथ में जल के साथ में कंकड़ पत्थर मिट्टियां बहा के लेके आती है। जैसे ही ये जिस भाग के अंदर बहती हुई प्रभावित होती है, उस भाग के अंदर जब ये अपना जल आके छोड़ती है तो वहां पर हर वर्ष हम ये कहते हैं ना, हर वर्ष जो नई मिट्टियां आके बिछती है, नई मिट्टियों के द्वारा हर वर्ष इस मैदानी भागों का क्या होता जाता है, निर्माण। और हर वर्ष निर्माण होने की वजह से यह राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक भाग कहलाता है। राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक भाग कौन सा है, तो हम कहते हैं राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक भाग कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ध्यान रखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो नदियों के द्वारा। हम अगर बात करते हैं तो भारत का जो मैदानी भाग है, भारत में जब हम कहते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के क्या है, विशाल मैदान, और भारत का जो विशाल मैदानी भाग है उसी का हिस्सा राजस्थान के अंदर कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो हमसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि राजस्थान में फैला हुआ पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत के कौन से भौतिक भाग का हिस्सा है, तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये भारत में फैले हुए उत्तर विशाल मैदान का ही हिस्सा है। देखो, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण करने वाली नदियां, अगर हम भारत के इस विशाल मैदान की बात करते हैं तो यमुना नदी, कृष्णा और यमुना नदियों के द्वारा, यमुना जो नदियां हैं, यमुना नदी के द्वारा इसका क्या होता है, गंगा और यमुना नदी के द्वारा निर्माण होता है। परंतु राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में इस मैदानी भाग का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है, चंबल नदी, बनास नदी, इसके अलावा बाणगंगा नदी, और इधर आप देखोगे नीचे तो यहाँ पर जो नदी है वो कौन सी है, माही नदी। राजस्थान में इस मैदानी भाग का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है, चंबल, बनास,
बाणगंगा और माही नदी, ये नदियां मिलकर इस मैदानी भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा। नदियां अपने साथ हर वर्ष क्या लेती है, नवीन मृदा लेके आती है। और ध्यान रखना, यहाँ इस मैदानी भाग के अंदर, हमारे इस मैदानी भाग में जो मृदा है वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा, जो सबसे उपजाऊ मृदा होती है। नदियां अपने साथ मृदा कौन सी लेके आती है, जलोढ़ मृदाएं लेके आती है। तो जो नई जलोढ़ मृदा, यानी हर वर्ष जब नदी अपने साथ में नई जलोढ़ मृदा लेके आएगी, उस नई मिट्टियों को, नई जलोढ़ मृदा को हम किस नाम से जानते हैं, खादर के नाम से जानते हैं। नवीनतम जलोढ़ मृदाएं क्या कहलाती है, खादर। वहीं पर अगर ये मिट्टी पुरानी हो जाए, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा, नई जलोढ़ मृदा अगर खादर कहलाती है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा, और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम किस नाम से जानते हैं, बागर। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं, बागर के नाम से जानते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का निर्माण की दृष्टि से तो बिल्कुल नवीनतम भौतिक भाग है। सबसे प्राचीन आप पढ़ चुके हो, अरावली पर्वतमाला थी। फिर ध्यान रखना, अवशेष किसका है, अगर हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष है, तो अवशेष किसका है, 33 सागर का अवशेष है। ये मैंने पहले वीडियो के अंदर ही अपना सारा बताया था आपको। मैंने कहा था अरावली और पठारी प्रदेश दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। वहीं पर हमारा मुरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश किसके अवशेष हैं, 33 सागर के अवशेष हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में मृदाएं कौन सी है, जलोढ़ मृदा। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो बागर। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है, तो चंबल, बनास, बाणगंगा और माही। ये नदियां मिलकर इस भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। चलिए आगे देखिए, अब हम इसका अध्ययन करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अध्ययन के अंदर देखो, सबसे पहले यह राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, यह राजस्थान के 23% क्षेत्रफल पर क्या है, फैला हुआ है। राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग इसमें क्या तहत आता है, तो 23% क्षेत्रफल इसमें आता है। और इस 23% क्षेत्रफल में राज्य की 39% क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 39% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए हमारे क्या था, मरुस्थल जो राजस्थान के 61.11% भाग पे था, 40% जनसंख्या थी। अरावली जो राजस्थान में 9% भाग पे थी, जनसंख्या 10% थी। यहाँ पर मैदान राजस्थान के 23% भाग पे है, तो जनसंख्या 39% है। वहीं पर हमारा जो एक भौतिक भाग रह गया जो हम पढ़ेंगे, वह राजस्थान के 6.89% भाग पे फैला हुआ, और जनसंख्या कितनी है, 11%। तो अब देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा था, मुरुस्थल। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी कौन सा था, मुरुस्थल। परंतु जब हम कहते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक भाग कौन सा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, एक लाइन तो ये याद रखना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक भाग है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। दूसरी चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हमने अभी पढ़ी, यहाँ पर कैसी मृदा है, मृदा का जब हमने कहा तो यहाँ पर मृदाएं कैसी है, जलोढ़ मृदा। मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदाओं के बारे में ध्यान रखना, जहाँ पर भी ये मृदाएं पाई जाती है वो भाग वहाँ का सबसे उपजाऊ भौतिक भाग होता है। तो राजस्थान का भी सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ, यह राजस्थान का सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ भौतिक भाग है। यह राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग है। तो हम ये कहें कि यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है, इस भाग के अंदर राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, तो औसत वर्षा यहाँ पर 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। 60 से लेकर
80 सेंटीमीटर इस भाग में क्या है, औसत वर्षाएं होती है। औसत वर्षा यहाँ पर कितनी है, तो 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर। फिर अगर हम ये कहें यहाँ पर औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर है, तो इस भाग की जलवायु कैसी है। जलवायु के अंदर हम कहेंगे यहाँ पर कैसी जलवायु है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस भाग में कैसी जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ तक मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है जी, पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे, तो 23% क्षेत्रफल पे। राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, तो 39% जनसंख्या इस भाग में निवास करती है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग कौन सा, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मृदाएं हैं, तो मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग कौन सा, तो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग भी कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में औसत वर्षा कितनी है, तो 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर। और इस भाग की जलवायु कैसी है, तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब इसके बाद में देखिए, हमने अभी बात किया था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण, सारा मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण कैसे हुआ, नदियों के द्वारा। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किसके द्वारा हुआ, नदियों के द्वारा निर्माण हुआ। अगर हम कहते हैं निर्माण की दृष्टि से कौन सा भाग, तो निर्माण की दृष्टि से नवीनतम भौतिक भाग है। निर्माण की दृष्टि से कैसा है, नवीनतम भौतिक भाग। तो प्राचीनतम था अरावली, और ये हमारा क्या है, नवीनतम भौतिक भाग है। कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है। तो निर्माण फिर कौन सी नदियों के द्वारा हुआ, तो यहाँ पर नदियां कौन सी है, निर्माण यहाँ कौन सी नदियों के द्वारा हुआ, तो नदियों के अंदर हमारे पास कौन सी है, बाणगंगा नदी है, इसके अलावा बनास है, इसके अलावा चंबल है, इसके अलावा माही नदी है। कौन सी है, माही नदी है। इन नदियों से मिलकर इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो हमने अभी पढ़ा यह किस भौतिक भाग, यह पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष है, तो अवशेष में हमने क्या पढ़ा था, यह किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। तो ये तो हमारी बातें हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब देखो यहाँ पर क्या चीजें हमें, और ये देखो राजस्थान में अगर हम बात करते हैं कभी सिंचाई की, जब हम बात करेंगे राजस्थान में सिंचाई के स्रोत, तो हमें पढ़ने को आएगा राजस्थान में सिंचाई के जो स्रोत हैं उनमें सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूपों के द्वारा होती है। दूसरा जो स्रोत है सिंचाई का वो नहरें हैं। तीसरा जो सिंचाई का स्रोत है राजस्थान में वो तालाब है। और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नहरों के द्वारा होती है। और वो राजस्थान के किस भौतिक भाग में होती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। देखो यहाँ पर सिंचाई के जो स्रोत हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक है। और कुएं व नलकूप, यहाँ पर सिंचाई किससे होती है, कुएं व नलकूपों से। अब हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों के माध्यम से किस भौतिक भाग में होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से किस भौतिक भाग में होती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और हमसे अलग अलग पूछ ले कि राजस्थान में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई कहाँ पे होती है, जयपुर जिले में। और राजस्थान में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहाँ पे होती है, तो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहाँ पे होती है, भरतपुर जिले में। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या बचता है कि राजस्थान में दूसरा जो सिंचाई का स्रोत है वो क्या है, नहरें। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा कहाँ पे होती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। फिर सिंचाई का जो तीसरा स्रोत है वो क्या है, तालाब। और तालाबों की नगरी किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को। तालाबों की नगरी कौन है, भीलवाड़ा। यानी तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, भीलवाड़ा के अंदर। फिर अगर बात करते हैं तो झीलें होती है सिंचाई के लिए, फिर क्या आती हैं, झीलें चौथा स्रोत। और झीलों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर।
ठीक है, जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो अंतिम जो सिंचाई का स्रोत है वो होते हैं झरने, और झरनों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, बांसवाड़ा जिले के अंदर। तो ये हमारे राजस्थान में सिंचाई के स्रोत, एक कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो प्रथम स्थान किसका आता है, कुओं व नलकूपों का। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई इन्हीं से होती है। राजस्थान में सिंचाई का दूसरा प्रमुख स्रोत क्या है, नहरें। तीसरा प्रमुख स्रोत क्या है, तालाब। तीन ही स्रोत माने गए हैं सिंचाई के, क्योंकि झील और झरनों से मात्र पॉइंटों के अंदर कुछ सिंचाइयों के स्रोत होते हैं जो सामान्य एक जिले तक ही विस्तार। और देखो, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में, जयपुर में। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में, भरतपुर में। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे, भीलवाड़ा में। झीलों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे, उदयपुर में। और झरनों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे, बांसवाड़ा जिले के अंदर। तो ध्यान रखना, हमारा क्या कॉन्सेप्ट था कि इस भाग में पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रमुख स्रोत क्या है यहाँ पर, कुएं व नलकूप है। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए, इसके बाद में हमारे यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश को लेकर जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उनके बारे में। फिर इस भाग के अंदर प्रमुख फसलों की जब बात करते हैं कि इस भाग में सिंचाई के इतने अच्छे स्रोत हैं, मिट्टी इतनी उपजाऊ है, तो फिर यहाँ पर कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जलोढ़ मृदा है, तो यहाँ पर सभी प्रकार की फसलों को प्राप्त किया जा सकता है। सभी प्रकार की फसलों का क्या लेते हैं हम, यहाँ से उत्पादन लेते हैं। तो हमारे इस भौतिक भाग में सभी प्रकार की फसलें होने की वजह से हम इसे कहते हैं सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग है यह राजस्थान का। फिर देखो, अगर हमारे पास सभी प्रकार की फसलें हैं तो यहाँ पर फिर वनस्पति कैसी होती है, वनस्पति जैसे कि हमने पढ़ा था मरुस्थल के अंदर जो वनस्पति थी वो कैसी थी, कांटेदार मरुद्भिद जीरोफाइट। अरावली के अंदर जब हमने पढ़ा था तो अरावली में कैसी वनस्पति थी, तो अरावली में पतझड़ वनस्पतियाँ, जो अरावली के अंदर पर्वतीय वन ज़्यादा होने की वजह से पर्वतीय हम कह सकते हैं पर्वतीय वनस्पति। वहीं पर यहाँ पर इस भाग के अंदर जो वनस्पतियाँ हैं वो कैसी है, मिश्रित वनस्पति है, मिश्रित वनस्पतियाँ पाई जाती है। यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति होने की वजह से हम कहते हैं मिश्रित वनस्पति यहाँ पे है इस भौतिक भाग के अंदर। तो ये हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है। अब देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर अगर हम कुछ बात करते हैं तो अब हम इसे आगे चलकर अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। मुख्य कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों के अंदर। जो हमारा एक रहता है उसे हम कहते हैं बाणगंगा बनास बेसिन। बाणगंगा और बनास का मिला हुआ जो भाग है उसे हम कहते हैं बाणगंगा बनास बेसिन। एक हमारा है चंबल बेसिन। चंबल के द्वारा जो मैदानी भाग का निर्माण किया जाता है उसे हम चंबल बेसिन के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा जो रहता है वो रहता है माही बेसिन। माही बेसिन, या इसे हम कह देते हैं कांठल या छप्पन का बेसिन, छप्पन बेसिन के नाम से। तो आगे चलकर हमारा बाणगंगा या बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो हम इसके तीनों अलग अलग प्रकार के भाग पढ़ते हैं। उससे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किससे हुआ, तो नदियों से। तो निर्माण की दृष्टि से हम अगर बात करते हैं तो यह राजस्थान का नवीनतम भौतिक भाग है। फिर हम अगर बात करते हैं कि कौन सी नदियों से निर्माण हुआ, तो किन किन नदियों से हुआ, बाणगंगा, बनास, चंबल और माही से मिलकर हुआ। यह किसका अवशेष है, तो अवशेष ये किसका है, 33 सागर का है। राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है, तो 23% भाग को घेरे हुए है। राजस्थान की कितनी जनसंख्या इसमें रहती है, तो 39%। इसलिए हम कहते हैं राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक भाग। यहाँ पर मृदाएं कैसी है, तो नदियाँ अपने साथ हर वर्ष कैसी मृदा लेके आती है, जलोढ़ मृदा। नई जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, बागर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग है हमारा
क्योंकि यहाँ पर हमारे फसलें क्या है, सभी प्रकार की ली जाती है, इसलिए यह सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग है। औसत वर्षा यहाँ पर कितनी है, तो 60 से 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। यहाँ जलवायु कैसी है, तो जलवायु यहाँ पर कैसी है, आर्द्र जलवायु है। यहाँ पर सिंचाई के क्या स्रोत हैं, तो कुएं व नलकूप यहाँ पर सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। फसलें सभी प्रकार की आ गई है। यहाँ पर वनस्पति कैसी है, तो वनस्पतियाँ यहाँ पर कैसी है, मिश्रित वनस्पति है। ठीक है जी। अब हम देखिए बाणगंगा बैसिन, चंबल बैसिन और माही बैसिन के बारे में कुछ बातें करते हैं। क्या चीजें हैं ये, इनके बारे एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बच्चों के कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं कि सर ये जो नदी बैसिन होता है, ये नदी बैसिन क्या है। एक वो शब्द पढ़ते हैं दोआब, दोआब क्या है सर, ऐसे कुछ नाम उनको पढ़ने को आते हैं। तराई प्रदेश क्या है सर, भब्बर क्या है सर, भूड क्या है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। भूड क्या है, रे है कलर, एक शब्द पढ़ने को आता है। वैसे तो ये राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर इसका इतना अध्ययन नहीं है। राजस्थान के अंदर तो आप सिर्फ इतना यहाँ रखिए, खादर और बागर, 2 शब्द याद रखिए। परंतु जब हम इंडिया के अंदर भारत का जब उत्तर विशाल मैदान के हम अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे शब्द पढ़ने को आएंगे, जैसे डेल्टा है, नदी सेंचुरियन जिस है, ठीक है, ऐसे जो शब्द बनते हैं नदियों के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है। डेल्टाओं भागों का निर्माण होता है, नदियाँ तराई प्रदेशों का निर्माण करती है, नदियाँ भाबर प्रदेशों का निर्माण करती है। बागर होता है, खादर होता है, रे है वह कलर का निर्माण होता है, भूड होता है। तो वो सब है क्या चीज़ें, बड़े कॉन्सेप्ट रहते हैं। देखो हम सीधी सी मैं बात कहूँ, देखो ये समझने की थोड़ी सी एक कोशिश करना। जैसे ये हमारा हिमालय पर्वत वाला है, क्योंकि नदियों का जो उद्गम होता है भारत के अधिकतर, जैसे हम भारत में कृष्णा नदी की बात कर, सॉरी गंगा, यमुना, सतलज, किसी भी नदियों की बात कर लो, तो वो सभी नदियां हैं, उनका उद्गम कहाँ से होता है, हिमालयी भागों से होता है। तो हिमालय से नदियां जैसे ही उद्गम होगी, उद्गम होने के बाद में जैसे ही वो धरातल की ओर बढ़ेगी, धरातल के अंदर जैसे ही नदियों का प्रवेश होगा, तो नदियां, जैसे कि ये नदी है, ये हमारा धरातलीय भाग है। आप देखोगे धरातलों के अंदर इस प्रकार से, एक बार नदी कुछ समय के लिए गए, फिर ये हमारा धरातलीय भाग, फिर ये नदी, ठीक है, फिर ये वापस से ऊपर उठा हुआ भाग, फिर ये हमारा इस प्रकार से, इस चीज में सारा समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय, या हम ये कह सकते हैं पहाड़ी भाग। ठीक, अब ये हमारी नदी जैसे ही आती है, नदी जैसे ही मैदानी भाग के ऊपर पड़ेगी, तो मैदानी भाग क्या है, वहां से गहरा हो जाएगा। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखो कभी आपने छत से बारिश का पानी, उस जो अपने जो बारिश का पानी उतारने का जो रखा होता है, उससे जैसे वो नीचे धरातल के ऊपर पड़ता है, तो कभी देखना अपने जो बाहर की जो आंगन वगैरह होता है, उसके बाहर देखना जहाँ पे वो पानी पड़ेगा, वहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा। तो वही गड्ढा जैसे ही अब नदियाँ हिमालय से हमारे यहाँ पे गिरेगी धरातलीय भागों पर, तो यहाँ पर क्या है, नदियाँ अपना कुछ समय के लिए यहाँ इस गड्ढा बना देगी, और नदी का पानी कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी हमें धरातल पर दिखाई नहीं देगा जब तक वो गड्ढा भरेगा नहीं। तो ये जो नदी कुछ समय के लिए विलुप्त होती है, नदियों का कुछ समय के लिए विलुप्त होना, ये जो भाग बनता है एक, इसे हम किस नाम से जानते हैं। फिर नदियाँ पुनः प्रकट होती है, धरातल के ऊपर नदी क्या है, पुनः प्रकट होगी। अब धरातल के ऊपर जैसे ही नदी ये भर गया, भरने के बाद में क्या है, धरातल पर नदियाँ क्या होगी, पुनः प्रकट, और पुनः प्रकट होगी तो इसे हम क्या कहते हैं। फिर नदियाँ क्या है, पुनः प्रकट होने के बाद में जब अपनी मिट्टी आगे की ओर लेकर जाएगी, जैसे ये मिट्टी यहाँ पर उन्होंने क्या हुआ, बिछाना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही नवीन जलोढ़ मृदा, यहाँ पर नदी ने अपनी क्या बिछाई, नवीन जलोढ़ मृदा बिछा दी, और नवीन जलोढ़ मृदा जो बिछाई जाती है नदी के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं। अब क्या है कि इन मृदाओं से जैसे ही नदियों का पानी सूख गया, तो इन मृदाओं से क्या है कि कुछ मिट्टियां उड़कर हवा के साथ में उड़कर टिल्लेनुमा आकृति में बदल जाती है। इस प्रकार की टिल्लेनुमा आकृति बना लेती है, जहां पर नदियों का पानी क्या है, पहुंच नहीं पाता है। जैसे कि हम ये कहें कि ये हमारी मिट्टियां थी सीधी, अब जैसे ही पानी सूखा मिट्टियों का, तो मिट्टियां हवाओं के साथ में उड़कर आगे चलकर इस प्रकार से एक टिल्लनुमा आकृति में बना लेती है।
ऊंचा उठा हुआ भाग का निर्माण करती है। जैसे ही ये ऊंचा उठा हुआ भाग, अब जैसे ही अगले वर्ष जब मिट्टियां नई जल के साथ में मिट्टियां आएंगी तो इस भाग के अंदर मिट्टी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ये ऊपर उठा हुआ भाग टीलेनुमा भाग है। तो ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, यहाँ पर अब मिट्टी कैसी हो गई, ये पुरानी जलोढ़ मृदा हो गई। ये मिट्टी कैसी हो गई, पुरानी जलोढ़ मृदा, यानी इस बार यहाँ पर नई मृदा नहीं आई। तो अब देखिए इनके नाम। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बागर के नाम से। जो नवीन जलोढ़ मृदा मिट्टियां नदियां अपने साथ लेके आएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, खादर। उसे हम क्या कहते हैं, खादर। देखिए जिन नदियों के अंदर जैसे ही धरातल के ऊपर पुनः प्रकट होगी तो पुनः प्रकट होने जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, तराई प्रदेश। इसको भाग को हम क्या कहेंगे, तराई प्रदेश। जहाँ पर नदियाँ हमें धरातल पर दोबारा दिखाई देती है, गायब होने के बाद में जैसे ही हमें दोबारा दिखाई देगी उस भाग को हम क्या कहेंगे, तराई प्रदेश। और जिन भागों में नदियाँ कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाती है, जो भाग जहाँ पर नदियाँ कुछ समय के लिए क्या हो गई थी, विलुप्त, इसे हम क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश। इसे किस नाम से जानते हैं, भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानेंगे, भाबर प्रदेश के नाम से जानेंगे। अब देखो 2-3 शब्द और है यहाँ पर, अगर किसी के समझ नहीं आया दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए नदियाँ कुछ समय के लिए जब धरातल में गायब हो जाती है तो नदियाँ जहाँ पे गायब होती है उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, भाबर प्रदेश के नाम। कि नदियों का जल पुनः धरातल पर जहाँ पर प्रकट होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, तराई प्रदेश। जहाँ पर नदियाँ नवीन जलोढ़ मृदा लेके आती है उसे हम क्या कहते हैं, खादर। जहाँ पर नदियाँ मिट्टी लेकर नवीन जलोढ़ मृदा लेकर नहीं जा सकती है, जो टीलेनुमा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, बागर। उसे हम क्या कहते हैं, बागर। अब ध्यान रखना, अब क्या है कि ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, ठीक है, ये जो हमारा ऊंचा उठा हुआ भाग है इसमें लंबे समय तक बाढ़ का पानी नहीं जा पाता। क्या है, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं जा पाएगा और यहाँ पर न नदी का पानी जा पाएगा क्योंकि ऊंचा उठ गया, न बाढ़ का पानी जाता है। वो पानी कहाँ पे जाएगा, इस खादर भाग के। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये मिट्टी कैसी हो जाती है, लवणीय। ये मिट्टी कैसी हो जाएगी, लवणीय मिट्टी हो जाती है। और लवणीय मिट्टी होने की वजह से इसके ऊपर एक परत बनने लग जाती है। इसके ऊपर एक क्या है, परत का निर्माण हो जाता है। इस टीले के ऊपर एक परत का निर्माण होने लग जाता है। और उस जो लवणीय परत का जो निर्माण होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, रेह या कलर। उसको क्या कहा जाता है, रेह या कलर कहा जाता है। ये ध्यान रखिए कि भी जो बागर भाग होता है वहाँ पर बाढ़ का पानी या जल नहीं जा पाने की वजह से मिट्टी सूख कर एक लवणीय परत का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है और वो लवणीय परत क्या कहलाएगी, रेह या कलर कहलाएगी। अब एक शब्द और बचता है, शब्द होता है भूड। भूड क्या है, एक तो होता है सूढ़, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तो क्या होता है, सूढ़, ठीक है, और एक होता है भूंड। सूढ़ तो क्या है कि जैसे कि मरुस्थल के अंदर या किसी भी भौतिक भाग के अंदर, किसी भी मैदानी भाग के अंदर कृषि कार्य करने से पहले जो खेत में खपतवार होते हैं उन्हें जब हम खेत से बाहर निकालते हैं, किसी भी मैदानी भाग में कृषि कार्य करने से पहले अनावश्यक खपतवारों को जो निकाला जाता है वो सूढ़ करना कहलाता है। भूड क्या होता है कि देखो नदी, मैंने अभी कहा था ना, नदी जब बहती है तो नदी अपने साथ में जल लेके आएगी, जल के साथ में कंकड़ पत्थर भी लेके आएगी। 3 चीजें खास रहती है, जल आती है, जल के साथ में क्या आती है, मिट्टियां बह के आएंगी और साथ में क्या आएंगे, कंकड़ पत्थर भी आएंगे। तो अब देखो जल तो आता ही आता है, साथ में मिट्टी का हमने 2 रूप पढ़ लिए, मिट्टियां क्या कहलाती है। अब ये कंकड़ जो पत्थर आते हैं, अब क्या होता है, क्या जैसे ही नदियां इन भागों में गिरती है, गिरने के बाद जब वो पुनः धरातल पर प्रकट होती है तो जो कंकड़ पत्थर, भारी कंकड़ पत्थर होते हैं, वो एक जगह अपना इस प्रकार से ढेर की नुमा आकृति में बदल जाते हैं। वो क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से जो ये कंकड़ पत्थर है वो एक जगह, भारी जो कंकड़ पत्थर है वो एक जगह ढेरनुमा आकृति में बदल जाएंगे। और ये जो कंकड़ पत्थरों का एक ढेर बनता है, इस कंकड़ पत्थरों के ही ढेर को क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हुई होगी, भूड़ क्या होता है। हाँ, एक शब्द और बच गया, देखिए दोआब।
दोआब क्या होता है? दोआब, दोआब आप हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो, दोआब कर में वृद्धि कर दी गई, दोआब कर को हटा दिया गया, दोआब कर प्रारंभ कर दिया गया। क्या होता है, पहले क्या था कि जैसे कि ये हमारी कोई नदी है, जैसे कि हम इसको कोई सा भी नाम दे दें, जैसे ये हमारी सतलज नदी, हम ये कह रहे हैं ये कौन सी नदी है? सतलज नदी है। अब सतलज और इसके बाद में हम ये कहें ये हमारी कौन सी है? यमुना है। ठीक है, सतलज और यमुना को ले लो, ये हमारी कौन सी नदी है? यमुना। ठीक है, अब इन दो नदियों के बीच का जो ये भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये भाग कैसा होगा? उपजाऊ भौतिक भाग होता था। दो नदियों के बीच का उपजाऊ भौतिक भाग, ठीक है, दो नदियां जैसे सतलज और यमुना, दो नदियों के बीच में पाया जाने वाला जो उपजाऊ भौतिक भाग होता है, उस भौतिक भाग को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच का उपजाऊ भौतिक भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जब आप जाओगे तो वहाँ पे क्या पढ़ोगे, जैसे कि हमारे यहाँ पर भारत के अंदर दो नदियों के बीच के उपजाऊ भौतिक भाग को दोआब कहते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर दो नदियाँ पढ़ने को आती है, मुरे और डार्लिंग। कभी ध्यान से देखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है मुरे डार्लिंग। दोनों अलग अलग नदियां हैं, आगे जाकर मिल जाती है, एक दूसरे की सहायक नदियां बनती है, फिर एक नदी का निर्माण होता है मुरे और डार्लिंग। वो जो मुरे डार्लिंग नदियों के बीच का, देखिए जैसे कि आप कभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फैली होगी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व के अंदर एक रेंज फैली हुई है जिसको हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से मुरे नदी का उद्गम होता है और ये मुरी नदी इस प्रकार से बहती हुई, फिर एक नीचे से डार्लिंग नदी का उद्गम होता है और ये दोनों नदियां आगे जाके मिल जाती है। अब ये नदी कौन सी है? मुरे नदी, मुरे, और ये कौन सी है? डार्लिंग नदी, मुरे और डार्लिंग। ठीक है, अब इन दो नदियों के बीच का ये जो उपजाऊ भौतिक भाग है, जिसको हम भारत में किस नाम से जानते हैं? दोआब के नाम से। वहां पर ऑस्ट्रेलिया में आप इसको किसके नाम से जानते हो? रेवेरिना के नाम से। इसे क्या कहा जाता है? रेवेरिना। मुरे डार्लिंग नदियों के बीच के उपजाऊ भाग को क्या कहते हैं? रेवेरिना कहा जाता है। तो वैसे ही ये हमारे दोआब क्या है, बाबर प्रदेश क्या होता है, भूड़ क्या है, तराई प्रदेश कौन सा है, बागर क्या है, रेह व कलर क्या है, खादर क्या है, ये सारी बातें कंप्लीट होती हैं। अब देखिए हमारा क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। हमारा क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में हम सारी बातें जान चुके हैं। अब आपके इतने ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट कोई चार चीज़ें बचती नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को हमने कितने भागों में डिवाइड कर लिया? 3 भागों में। हमारा एक कौन सा है? चंबल बेसिन। कौन सा है? चंबल बेसिन। ठीक है, अब बेसिन क्या है? हाँ, ये शब्द की बात हो रही थी, बेसिन क्या है, इससे ही बात सारी निकली थी। तो बेसिन क्या है कि जहाँ जो जैसे कोई ये नदी है, जैसे कि ये कोई नदी है, ये नदी जितने भाग को कवर करती है, यानी हमारा इस नदी का बहने का ये अपने भौतिक भाग जितने भाग को कवर करती है, और जैसे कि इसका जल इतने भाग को कवर करता है। अब ये जो नदी के द्वारा जितना भौतिक भाग इससे कवर किया गया है, इसी को क्या कहा जाता है? नदी बेसिन कहा जाता है। नदी के अपवाह तंत्र के द्वारा जितने भाग को कवर किया जाता है वो क्या कहलाता है? नदी बेसिन कहलाता है। तो देखो, चंबल बेसिन, हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 पार्टों में बांटा। चंबल बेसिन, दूसरा हमारा कहें तो माही बेसिन है, माही बेसिन है, और तीसरा हमारा कहें तो कौन सा है? बाणगंगा बेसिन है। तीसरा कौन सा है? बाणगंगा बेसिन। ठीक है, ये हमारे 3 बेसिन। अब देखो क्या है चंबल बेसिन। अब जब हम राजस्थान का अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ज़्यादा इसको मैं डीपली लेके नहीं जाऊंगा। जैसे कि आप राजस्थान के बारे में, ये हमारा राजस्थान का दक्षिणतम भाग, इसके बाद में आप इस प्रकार से राजस्थान की कुछ आकृति को देखोगे, ये हमारा राजस्थान बसा हुआ है ऐसे। एमपी के अंदर जन्नापाव पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, जन्नापाव पहाड़ी से। यहाँ से उद्गम होने के बाद में यह चंबल नदी राजस्थान के भैंसरोडगढ़, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ये हमारा भैंसरोडगढ़ है। यहाँ 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में कोटा बूंदी से होती हुई कोटा बूंदी की सीमा के सहारे सारे सवाई माधोपुर,
सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से होती हुई आगे जाके यमुना में मिल जाती है। ये हमारे क्या है, चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। कोटा बूंदी, कोटा बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से होती हुई कहाँ पे आ जाती है, यमुना में आ जाती है। अब ये जो चंबल नदी है, अब चंबल नदी क्या है कि राजस्थान के अंदर जैसे ही इन भागों में आती है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है, यह इन भागों में सर्वाधिक क्या है, बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण करती है। किन क्षेत्रों का निर्माण करती है, बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण करती है, बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण करती है। यह क्या करती है, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। किन का निर्माण करती है, स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, स्थलाकृतियों का क्या करती है, निर्माण करती है। अब चंबल नदी के द्वारा जो बीहड़ क्षेत्र स्थलाकृतियां बनाई जाती है, इसका जो ये हमारा सवाई माधोपुर, करौली और ये धौलपुर जो जिले हैं, ये किसके अंदर आते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर शामिल है। तो यहाँ का जो ये राजस्थान का भौतिक भाग है, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, चंबल नदी के द्वारा। और चंबल नदी के द्वारा इस भाग में क्या कर दिया गया, बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह राजस्थान का, हम ये क्या कहें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का सबसे अनउपजाऊ भौतिक भाग है। कैसा है, अनउपजाऊ, उपजाऊ भौतिक भाग। देखो सीधा हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकता है कि भी राजस्थान का सबसे, पूर्वी मैदानी प्रदेश का सबसे उपजाऊ नदी बेसिन कौन सा है, सर्वाधिक उपजाऊ नदी बेसिन कौन सा है, और सबसे कम उपजाऊ नदी बेसिन कौन सा है। तो सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है, बाणगंगा बनास बेसिन। सर्वाधिक उपजाऊ तो कौन सा है, बाणगंगा और बनास बेसिन। और सर्वाधिक अनुपजाऊ कौन सा है, चंबल बेसिन। किस बेसिन के तहत नदी सर्वाधिक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, तो किस में है, चंबल बेसिन के तहत। किस बेसिन के तहत सर्वाधिक बीहड़ भूमियों का निर्माण होता है, तो वो भी कौन सा है, चंबल बेसिन के तहत। एक बात और ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र या स्थलाकृतियों का निर्माण, तो ध्यान रखना करौली, धौलपुर, ये जो भाग है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण होता है। कौन से क्षेत्रों का निर्माण है, बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो ये हमारा चंबल बेसिन। इसके बाद में देखिए माही बेसिन की अगर हम बात करते हैं, तो इसी प्रकार से ये हमारे राजस्थान के दक्षिणतम जिले, एक हमारा डूंगरपुर जिला, दूसरा हमारा कौन सा, बांसवाड़ा जिला, इसके ऊपर यहाँ पर उदयपुर और इधर प्रतापगढ़ जिला। ये आपका कौन सा है, डूंगरपुर, इधर इसके पास में कौन सा है, बांसवाड़ा जिला है, इसी के ऊपर पर कौन सा है, प्रतापगढ़ है, और इधर कौन सा है, उदयपुर जिला है। ठीक है, ये हमारे। अब देखो एमपी के अंदर ही मेहंद झील से, अम्मामारू पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद में यह राजस्थान के बांसवाड़ा के खादू गांव, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के खादू गांव से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा से प्रवेश करने के बाद में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा से होती हुई डूंगरपुर में बहती हुई वापस कहाँ पे आ जाती है, गुजरात के अंदर। ये नदी इस प्रकार से बहती है, माही बेसिन। उद्गम होता है यहाँ पर एमपी के अंदर, एमपी से उद्गम होता है, चली कहाँ पे जाती है, गुजरात के अंदर चली जाती है। जब नदियों का कॉन्सेप्ट करेंगे तो बड़ा शानदार तरीके से डायग्राम में कहाँ पर बहती है, किस प्रकार से बहती है, कौन सा इसका प्रवाह क्षेत्र आता है, क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर बनी हुई है। जैसे कि वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो इसको पूरा डीपली पढ़ेंगे। खादू गांव से प्रवेश, फिर माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, फिर कागदी पिकअप बांध, फिर हम यहाँ पे आएंगे तो वणेश्वर नवाटापुरा आदिवासियों का जो कुंभ है उसको पढ़ेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर भिकाबाई सागवाड़ा नहर निकली हुई है, फिर फखरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है, कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से पढ़ने को आएंगी जब इस नदी का अध्ययन करेंगे। अभी तो सिर्फ आप इतना जानिए कि जैसे ही ये नदी एमपी से निकलती है, एमपी से बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये जो बहती है, अब यहाँ पर जो एक उपजाऊ भौतिक भाग का निर्माण होता है, ये जो भौतिक भाग है जिसका निर्माण होता है नदी के द्वारा, इसे हम किस नाम से जानते हैं, माही बेसिन के नाम से जानते हैं। माही नदी के द्वारा जिस उपजाऊ भौतिक भाग का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, माही बेसिन। अब देखो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य के भाग को हम जानते हैं कांठल के नाम से। प्राचीन काल में प्रतापगढ़ को क्या कहता था, कांठल या देवलिया कहा जाता था।
प्राचीन काल में प्रतापगढ़ को किस नाम से जानते थे? कांठल या देवलिया। अब इसे हम कांठल कहते हैं, इसे ही हम देवलिया कहते हैं, या कल ही हमने पढ़ा था छप्पन का मैदान। अब ये नदी छप्पन के मैदान में बहने की वजह से हम इसे कह देते हैं छप्पन बैसिन। इसे ही क्या कह दिया? कांठल बैसिन। इसी को हम क्या कह देते हैं? छप्पन बैसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसी माही बैसिन के क्या है? उपनाम है। कांठल बैसिन या छप्पन बैसिन माही बैसिन के ही क्या है? उपनाम बनते हैं। तो माही बैसिन का विस्तार यहाँ रखना किन जिलों में है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के तहत इसका क्या आता है? विस्तार आता है। अब अंतिम हमारा कौन सा बनता है? बाणगंगा या बनास बैसिन। उसके बारे में और देख लीजिए। देखो, बाणगंगा और बनास बैसिन दोनों अलग अलग हैं। एक तो बनास नदी और एक बाणगंगा नदी है। जब हम बात करते हैं, देखो हमारे पहले बनास बैसिन की बात कर लेते हैं। बनास की जब हम बात करते हैं तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। जब हम नदी के बारे में पढ़ेंगे तब सारा पढ़ेंगे डीपली से। खमनोर की पहाड़ियाँ, और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? राजसमंद जिले के अंदर पड़ती है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले के अंदर, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है राजसमंद से। उद्गम होने के बाद भी हम देखेंगे कि यह राजसमंद से निकलने के बाद में राजसमंद से चित्तौड़गढ़, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से होती हुई जाके आगे चंबल में मिल जाएगी। ठीक, तो ये जो है इसका बहाव क्षेत्र आता है, देखिए अजमेर जिले के अंदर बहती है। अजमेर के बाद में अगर हम बात करते हैं टोंक के अंदर है, टोंक से सवाई माधोपुर में जाके मिलती है। इधर अगर हम बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों के अंदर, इन जिलों के अंदर इस नदी का क्या है? बहाव क्षेत्र है। अब खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से उद्गम होने के बाद में ये बनास अपने स्थानों से बहती हुई क्या है? चंबल में जाके मिल जाती है। अब ये टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आकर ये क्या है? उपजाऊ भौतिक भाग का निर्माण करती है। इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। देखिए, एक को नाम देते हैं हम पिंडमाड़ का मैदान, पिंडमाड़ का मैदान, पिंडमाड़ मैदान का निर्माण, और एक हम कहते हैं मालपुरा का मैदान, मालपुरा का मैदान। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि पिंडमाड़ का मैदानी भाग और मालपुरा का मैदानी भाग किस नदी बैसिन का हिस्सा है? पिंडमाड़ का मैदानी भाग और मालपुरा का मैदानी भाग किस नदी बैसिन का हिस्सा है? तो कौन सी नदी बैसिन का हिस्सा है? बनास बैसिन का हिस्सा है। देखिए, मालपुरा का जो मैदानी भाग है इसका निर्माण कहाँ पे होता है? करौली जिले के अंदर इसका निर्माण कहाँ पे है? करौली में। और पिंडमाड़ के मैदानी भाग का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? राजसमंद जिले, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले के अंदर, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले के अंदर पिंडमाड़ के मैदानी भाग का निर्माण होता है। अंतिम हमारा बचता है बाणगंगा का। बाणगंगा की बात करते हैं। देखिए, जल्दबाजी करा रहा हूँ क्योंकि नदियाँ दोबारा आएंगी, बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे नदियों को। देखो, बाणगंगा का जो उद्गम है वो जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर आप पढ़ोगे बैराठ की पहाड़ी से। जयपुर में किससे है? बैराठ की पहाड़ी से। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर की बैराठ पहाड़ी से। यहाँ से उद्गम होने के बाद जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर, और भरतपुर से सीधी कहाँ पे चली जाती है? यमुना के अंदर। अब देखिए, जयपुर, दौसा और तीसरा कौन सा? भरतपुर। और हमारे इस बाणगंगा बैसिन के द्वारा ये जो भाग है जयपुर, दौसा और भरतपुर वाला मैदानी भाग का निर्माण करते हैं। अब ध्यान रखना, पहले तो यह नदी अपना सीधा जल किस में लेके जाती थी? यमुना के अंदर। वर्तमान में कहते हैं कि यह नदी अपना जल कहाँ तक लेके जाती है? भरतपुर तक। कहाँ तक लेके जाती है? भरतपुर तक। और भरतपुर में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? रुंडित नदी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? रुंडित नदी के उपनाम से जानते हैं। तो हमारे लिए यहाँ से ज़्यादा क्या है? सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी पूछ ले तो कौन सा है? बाणगंगा बैसिन है। तो ये आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब एक बच्चा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप मेरे से जुड़ रहे हो। जैसे कि मैं रोज़ रोज़ आपसे कह रहा हूँ, सभी बच्चों को, आपके साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सभी को इस लॉकडाउन के टाइम के अंदर फ़ायदा मिल सके। देखो, हर जगह आप पैसे देके
अगर आप पढ़ते हो, जहाँ से भी पढ़ने की सामग्री आप उपलब्ध करवाते हो। आज भी आपने देखा होगा कि गहलोत सरकार के द्वारा ये कह दिया गया है कि अभी जितनी भी भर्ती पहले की अटकी हुई है उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, जो कोर्ट के अंदर अटकी हुई है, और आगामी भर्तियों के ऊपर दोबारा से पुनः विचार। अब देखो, जैसे ही हो सकता है ये लॉकडाउन खुलने के बाद में तुरंत प्रभाव के साथ में कुछ वैकेंसियों के ऊपर कार्य किया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कीजिए। मैं जैसी तैसी कोशिश आपके साथ कर सकता हूँ, जैसी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपके लिए मौजूद हूँ। धन्यवाद। आज के लिए मिलते हैं कल के दिन, कीजिए तैयारी।